नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा है। बाजार में थोड़ी बहुत हरियाली दिखी थी, लेकिन थोड़ा बहुत बिकवाली और दबाव नीचे के तरफ के दायरे हम फिलहाल देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, रुपए डॉलर और कच्चे तेल के। सेंसेक्स 170 पॉइंट की बढ़त, 81,860 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 20 पॉइंट की बढ़त, 25,035 का स्तर है निफ्टी स्पॉट का। बैंक निफ्टी में 60 पॉइंट अंकों की बढ़त, 51,520 का स्तर है बैंक निफ्टी में। रुपए डॉलर में 0.01 पैसे की मजबूती रुपए में डॉलर के सामने और स्तर है 83.96। कच्चे तेल में जो पिछले हफ्ते खाड़ी में संकट खड़ा हुआ है उसको और खबरें जो आ रही उसको चल करके हमने पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत उबाल देखा था ज्यादा, लेकिन आज सुबह मामूली सी गिरावट कच्चे तेल में है। 77.76 डॉलर प्रति बैरल है ब्रेंट और 74.19 डॉलर प्रति बैरल है नाइमेक्स। कच्चे तेल में कोई अनुमान लगाना ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिन और मुश्किल हो जाता है, तो खबरों पर ही पूरा निर्भर करेगा। ये बात सत्य है कि कच्चे तेल के जो उत्पादन करने वाले देश है ओपेक प्लस जिसे हम कहते हैं, वहां से सऊदी अरेबिया ने कुछ टिप्पणियां करी थी उत्पादन को लेकर के, परिस्थिति को लेकर के। दूसरी तरफ अमेरिका में जो इन्वेंट्री डेटा आया था कच्चे तेल को लेकर के, तो आंकड़ा ऊपर की तरफ आएगा। तीसरी तरफ चाइना में जो स्टिमुलस दिया गया उसको लेकर के थोड़े बहुत अटकलें लगा रहे हैं कि शायद मांग थोड़ी बहुत ऊपर जा सकती है, लेकिन वो देखने के लिए लंबा समय लगेगा, क्योंकि ये स्टिमुलस जो चाइना में दिया जा रहा है, वित्तीय सहायता जो की जा रही है, वो सकारात्मक असर कच्चे तेल में अगर खपत बढ़ती है तो आने के लिए समय लगेगा। और जिस प्रकार से ये खाड़ी में संकट खड़ा हुआ है दोस्तों, अब जो ईरान इस संकट में उतरा है, तो ईरान के बहुत ही करीब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है। ये एक यातायात का बहुत ही अहम मार्ग है कच्चे तेल का, जो उत्पादन होता है खाड़ी देशों में और पूरे विश्व भर में उसका सप्लाई किया जाता है, वो मांग जिस तरीके से बढ़ती है। तो अगर ये परिस्थिति खाड़ी में और बिगड़ी और अगर वो जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो समुद्री यातायात का मार्ग है उसमें अगर किसी तरह की पाबंदी या किसी तरह का बुरी परिस्थिति अगर खड़ी हुई, तो जो यातायात होता है कच्चे तेल का स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, उस पर प्रतिबंध लगेगा। और अगर प्रतिबंध यातायात में लगता है तो जो उत्पादन करने वाले देश है कच्चे तेल, वो कच्चा तेल पहुंचा नहीं पाते हैं उन देशों को जिनको जरूरत होती है। वो परिस्थिति में शायद कच्चे तेल में और उबाल आ सकता है। ये एक अनुमान है परिस्थिति को देखते हुए, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने का संभावना लगती है जिस प्रकार से बातें हो रही है और जिस प्रकार से ईरान का रवैया रहा है। और ज्यादातर निरंतर ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का ईरान के पास है, क्योंकि उसी के करीब से ये यातायात मार्ग जो विश्व भर में कच्चा तेल मुहैया कराता है उसको लेकर के है। तो ये है परिस्थिति दोस्तों कच्चे तेल की मांग को लेकर के, ओपेक प्लस के जो टिप्पणियां है उसको लेकर के, अमेरिका में जो इन्वेंट्री डेटा है उसको लेकर के, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो कि एक यातायात का अहम मार्ग है। तो निर्भर रहेगा किस प्रकार की खबरें आती हैं, लेकिन अगर परिस्थिति ज्यादा खराब नहीं होती तो शायद नीचे की तरफ के दायरे देख सकते हैं। रुपए डॉलर में दोस्तों हमने पिछले कई हफ्तों से कई बार ये स्तर हम पर आने के बाद रुपए में हमने बताया था कि 84 रुपए प्रति डॉलर का जब भी भाव आता है तो आरबीआई की तरफ से और बैंक्स की तरफ से डॉलर की बिकवाली होती है, ताकि थोड़ा बहुत नियंत्रण में रुपए का भाव हो डॉलर के मुकाबले। वही परिस्थिति इस बार देख सकते हैं, हम हैं 83.96 पर। तो ये जब भी 84 के आसपास जाएगा तो बिकवाली डॉलर की बाजार में आ सकती है और उसके आधार पर थोड़ी बहुत मजबूती रुपए में 83.85 या 83.80 तक आने की संभावना है अनुमानित। अब आते हैं शेयर बाजार के ऊपर दोस्तों। बिकवाली काफी हावी हुई है पिछले हफ्ते 10 दिन से, 2 हफ्ते से, और 26,200 के पार स्तर के देखने के बाद फिलहाल हम 25,000 के आसपास कामकाज कर रहे हैं। शायद परिस्थिति को देखते हुए और कुछ खबरों को लेकर के दबाव और आ सकता है बाजार में। ये राय हम उन लोगों को दे रहे हैं जो ज्यादातर कारोबार करते हैं मार्केट में छोटी से मध्यम अवधि के लिए। अगर आप निवेशक हैं तो उसके ऊपर मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर आता हुआ दिखता बाजार में तो वो ज्यादा टिकने की संभावना या उम्मीद बहुत कम लग रही, क्योंकि बिकवाली हावी होती है और हमने कई अहम स्तर तोड़े हैं निफ्टी पर, सेंसेक्स पर और बाकी अन्य क्षेत्र के आधार पर जो सूचक हैं उसके ऊपर। तो उसके कारण दोस्तों शायद बाजार में दबाव और आ सकता है।
अगर आप कारोबारी कर रहे हैं, जो भी ऊपर के तरफ के दायरे आते हैं उसमें आप अपना मुनाफा समेटने की कोशिश करिए या फिर नुकसान कम करने का प्रयास कीजिए। ज्यादा उम्मीद ऊपर के तरफ के रखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि उस प्रकार के रुझान आपको बाजार में फिलहाल तो नहीं देखने मिलेंगे। तो क्या स्तर होंगे वो नीचे के तरफ और ऊपर के तरफ? दो नीचे के तरफ बता देता हूं, 25,000 और 24,800, ये दो निफ्टी स्पॉट के स्तर है जहां पर थोड़ा बहुत बाजार संभालने का प्रयास करेगा और ऊपरी तरफ का आपको दायरा देगा सीमित मात्रा में। और ऊपरी तरफ कहां पर दबाव खड़ा हो सकता है? 25,200 और 25,400। तो ये बहुत बड़ा दायरा है निफ्टी स्पॉट का, जिसके इर्द गिर्द आपको कामकाज होता हुआ दिखेगा। ऐसे भी दिन हो सकते हैं जैसे आप जब ने देखा शुरुआत अच्छी हुई लेकिन फिर बिकवाली हावी हुई, या फिर बिकवाली के साथ शुरुआत होगा बाजार और फिर थोड़ी बहुत निचले स्तर पर खरीदारी आके ऊपर जाने का प्रयास करेगा। लेकिन ये उठापटक जो है वो आने वाले समय में आपको काफी तीव्र होती हुई नजर आएगी। उसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए अगर आप कारोबार करते हैं तो। और अपना छोटी मध्यम अवधि के जो भी सौदे हैं उसमें ज्यादा मुनाफा कमाने का सोचिए मत, ऐसा प्रयास मत कीजिए, ज्यादातर समेटते जाए जो भी आपको मुनाफा या फिर कम नुकसान होता हो। अमेरिका से रोजगार के आंकड़े आए, हमारी अर्थव्यवस्था को तो ज्यादा इसका असर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार हमने अमेरिकी बाजार में आता हुआ देखो। इसलिए मैं बात कर रहा हूं शुक्र शनि रविवार को जो आंकड़े आए तो रोजगार को लेकर के। दूसरी तिमाही के नतीजे इस वित्तीय वर्ष के 10 अक्टूबर से सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, पर्दा उठ जाएगा और फिर बाद में बाकी अन्य कंपनी आने वाले 2, 3, 4 हफ्तों तक अपने नतीजे घोषित करती जाएगी और क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर कौन कैसे नतीजे आंकड़े लेकर के आए, कौन कैसी टिप्पणियां कर रही कारोबार को लेकर के वगैरह वगैरह, उसका हम विश्लेषण करेंगे और उसी प्रकार से कंपनी स्पेसिफिक भी आपको रिएक्शन आता हुआ देखेगा शेयर पर। मार्केट में सेंसेक्स निफ्टी में इतना रिएक्शन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक दूसरी तिमाही के आंकड़ों के आधार पर शायद वो रुझान आपको हुआ दिख सकता है। एक साल हुआ है दोस्तों आज। पिछले वर्ष गाजा ने आक्रमण किया था इजराइल पर 7 अक्टूबर को 2023, आज है 7 अक्टूबर 2024, तो एक साल आज हुआ है और शायद उसको लेकर के भी शायद इजराइल के तरफ से कुछ और आक्रामक परिस्थिति खड़ी करने का प्रयास हो और बदला लेने का प्रयास हो, जिससे शायद परिस्थिति और कमजोर या फिर नाजुक हो सकती है और उसका असर बाकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और शेयर बाजारों पर पड़ सकता है। एक सोच और ये तर्क दोस्तों पिछले 2-3 दिनों से बाजार में ये आ रहा है कि जो बड़े संस्थागत निवेशक है, खास करके विदेशी संस्थागत निवेशक, उन्होंने कुछ इस प्रकार से टिप्पणियां करी है और इसका प्रश्न पिछले दो दिनों से यानी कि शनिवार को, रविवार को और आज सुबह बहुत प्रश्न पूछे गए कि बड़े भी संस्थागत निवेशक विदेशी ये सोच रहे हैं कि अब चाइना में जो स्टिमुलस या फिर वित्तीय सहायता की गई है वहां पर बहुत अच्छा परिवर्तन होगा और वहां का शेयर बाजार और उभरेगा। तो इन लोगों ने ये एक तर्क सोचा है कि हम भारत के शेयर बाजार में बिकवाली करेंगे और यहां से पैसा निकाल करके चाइना लेके जाएंगे। तो ये पहली बार नहीं है दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां पहले भी देखी है। जब पिछले साल गाजा ने आक्रमण किया इजराइल पर, तभी भी ऐसी परिस्थिति देखी। उसके पहले रशिया ने आक्रमण किया यूक्रेन पर, तभी भी ऐसी परिस्थिति देखी। और उसके पहले भी जो भी महामारी को लेकर के संकट खड़े हुए वो FIs वालों ने या फिर बड़े संस्थागत विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की, लेकिन वो पूरे दौर में आप देखें तो हमने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से संभाला। स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने तो अब सामना किया ही बिकवाली का, लेकिन उसके साथ साथ जो छोटे मझौले लंबी अवधि के निवेशक है उन्होंने भी सीधे सीधे शेयर बाजार में आकर के निवेश किया या फिर शेयर म्यूचुअल फंड SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, तो वो सहारा नकदी का लेकर के स्थानीय संस्थागत निवेशकों को मिला जिसका सामना कर सके। दूसरा तर्क यह है कि कच्चा तेल बढ़ता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर। अरे भाई, भारत एक उभरता हुआ अकेला बाजार नहीं है, चाइना भी उतना ही उभरता हुआ बाजार है जितना भारत है और बाकी अन्य देश है। तो जो भी देश कच्चे तेल के आयात के ऊपर निर्भर है, इंपोर्ट्स के ऊपर निर्भर है, उन सभी अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा। तो चाइना, अगर ये तर्क लगाया जा रहा है कि नहीं चाइना अच्छा करेगा भारत अच्छे, तो वो मैं मानता नहीं हूं। सही बात है, नकारात्मक असर बढ़ते हुए तेल का सभी अर्थव्यवस्था, उभरते हुए देश की अर्थव्यवस्था को होगा, खाली एक सीमित भारत में ही नहीं है। तीसरा तर्क ये लगाया जा रहा है दोस्तों कि जो प्राइमरी मार्केट है, IPO मार्केट, उसकी भरमार हमने काफी देखी है। तो उन लोगों से तरफ से ये तर्क है कि सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली होगी और वो पैसा प्राइमरी मार्केट में जाएगा।
दोस्तों हमने इस साल ही नहीं, यानी कि जनवरी 24 से लेकर के अभी अक्टूबर 7 2024, लेकिन पिछले साल यानी कि 2023 और उसके पहले 2022 में बहुत बड़ी मात्रा में नए नए आईपीओ, नए नए कागज बाजार में आए। अच्छे कागजों को, अच्छे आईपीओ को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, उससे ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। बिना किसी हिचकिचाहट सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली की किसी भी परिस्थिति खड़ी नहीं हुई। और इस दरमियान में दोस्तों जब इतने बड़े बड़े आईपीओ आए तो हमने जीवन का सर्वोच्चम स्तर बनाया बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में और निफ्टी में। तो वो तर्क मैं बिल्कुल खारिज करता हूं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इन सभी तर्क से। कच्चे तेल का असर या फिर चाइना में जाएंगे और भारत में बिकवाली करेंगे, या फिर आईपीओ मार्केट का भय सेकेंडरी मार्केट को सताएगा और सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है। हाल फिलहाल नकदी काफी है और बड़े बड़े आईपीओज इस महीने आने वाले हैं। जैसे हमने सुना है Hyundai है, स्विगी है, शायद एनएससी भी प्रयास करेगा, जो भी खबरें हमने सुनी उसको लेकर के। तो ऐसा नहीं है कि आईपीओ आएंगे तो सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली होगी, ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल बढ़ेंगे तो सिर्फ भारत पर, सभी अर्थव्यवस्था पर ऐसा नहीं है कि एक सीमित दायरे में बना रहेगा। और एक बात यह भी है दोस्तों, 10 यानी कि आज से 2 दिन बाद 10 अक्टूबर को जब नतीजे आना शुरू होंगे और नतीजे अच्छे आए तो ये अपना जो बर्ताव या जो भी टिप्पणियां करी है विदेशी संस्थागत निवेशक ने, ये बदल भी सकते। तो इस पर मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल ही निश्चिंत हूं इन सभी चीजों को लेकर के, तीनों मुद्दों को लेकर के। इलेक्शन राज्य स्तर पर जो हो रहे हैं और आने वाले समय में जो होने वाले हैं, उसका असर हमारे शेयर बाजार पर पड़ेगा। जिस प्रकार के नतीजे आएंगे इलेक्शन के, वो जब इलेक्शन की घोषणा होगी तब प्रतिक्रिया होगी। कौन जीता, कौन हारा, कितनी सीटें मिली, कितनी नहीं मिली, निर्णायक तरीके से बहुमत मिला, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा सीट मिली लेकिन इतने नहीं मिले कि वो अपनी राज्य सरकार बना सके, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सभी परिस्थितियां हैं, ये अंदेशे ये देती है कि बाजार में आने वाले समय में कुछ छोटी मध्यम अवधि में उठापटक का माहौल अनिवार्य है। आप ये विचारधारा लेकर के चलें। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहूंगा कि इतिहास में हम नीचे गए, बिकवाली हुई, लेकिन हमारे पास क्षमता है, हमारे पास धैर्य है, हमारे पास साहस है, और एक छोटा निवेशक या मझोला निवेशक आज से 3 या 5 साल पहले जो परिस्थिति से उससे उभरा हुआ है, वो और जागृत हो गया है। पहले भय था 5 साल पहले कि ऐसी परिस्थिति में बिकवाली सभी लोग करते थे और बाजार को संभालने वाला नहीं था। लेकिन पिछले 5 सालों में दोस्तों कई परिस्थितियां आई, उन सभी का हमने सामना किया और एक नया जीवन का सर्वोच्च स्तर बनाया। कहने का तात्पर्य यह है कि निवेशकों के लिए बहुत अच्छा मौका है। निर्भर करता है आपके पास जोखिम लायक क्षमता कितनी है। अगर जोखिम लायक क्षमता ऊपर की तरफ है तो आप उसके अनुसार निवेश कीजिए। लेकिन अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, काफी कुछ आपके दिमाग में ऐसे कारण है जो बाजार में दबाव ला सकते हैं, तो शुरुआत कीजिए 20, 30, 40% और फिर गिरावट पर जोड़ते जाए। या फिर एक और भी अच्छा तीसरा तरीका है कि आपने जो एक सूची बनाई है जिस शेयर की आपको निवेश करना है, और आपके पास जो पूंजी है निवेश करने की, उसका एक छोटा सा हिस्सा एक बराबर विभाजन करके, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करके थोड़े थोड़े शेयर उन सब कंपनियों की खरीदारी की शुरुआत करें। एसआईपी कर लीजिए, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, और फिर धीरे धीरे करके बढ़ा दीजिए। तो ये जो रणनीति है, तीसरी रणनीति या फिर दूसरी रणनीति, ये मेरे ख्याल से कारगर साबित हो सकती है, बशर्ते कि आपके पास लंबी अवधि का समय सीमा हो। तो निवेश कहां करें दोस्तों? तो अक्सर हम प्रयास करते हैं कि आपको थोड़े बहुत छोटे, थोड़े बहुत मझौले क्षेत्र से कंपनियों के नाम चुन करके लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दे। लेकिन आज जो परिस्थिति है दोस्तों, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि दिग्गज मूल्यांकन बिकवाली, और स्वाभाविक है जब सेंसेक्स निफ्टी नीचे आता है तो दिग्गज में ही ज्यादा बिकवाली होती है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की भी निवेश वहां पर ज्यादा होता है तो उनकी भी बिकवाली उधर हावी होती है। तो उसको लेकर के मेरे ख्याल से ये समय है जब आप इस बारी दिग्गजों पर ध्यान दें। 2 अलग क्षेत्र से दिग्गज विकल्प हमने आपके लिए निकाले, और ये 2 नाम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सभी CIO म्यूचुअल फंड के जो है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, उनके सूची में ये 2 नाम रहेंगे, या फिर कमूमन सभी म्यूचुअल फंड की स्कीम में ये 2 नाम रहेंगे। तो कौन से होगा? पहली है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। हाल ही में AGM हुआ था, काफी कुछ घोषणा चेयरमैन साहब ने की।
एक बहुत ही ट्रेडिशनल कामकाज को लेके जाने वाली कंपनी आज के तारीख में टेक्नोलॉजी कंपनी बच गई है। आप डिजिटल टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप रिटेल टेक्नोलॉजी ले लीजिए, आप ग्रीन हाइड्रोजन ले लीजिए, आप ऑयल टू केमिकल ले लीजिए, या फिर जो नए कारोबार में सेमीकंडक्टर, सोलार वगैरह वगैरह जो भी कारोबार में नए रणनीति उतारने की बात की, सभी समीकरण कहते हैं कि जिस स्तर पर रिलायंस कामकाज कर रहा है, हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट और आ सकती है, लेकिन आकर्षित बिल्कुल है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवर है मौजूदा स्तर से। हालांकि दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत जल्द आएंगे, लेकिन अब तक जो हमने नतीजे देखे उसके आधार पर अनुमानित लक्ष्यांक 3,400 के हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर निर्धारित किए हैं, और अगर नतीजे अच्छे आते हैं जिसका अनुमान है तो इस लक्ष्यांक को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो शुरुआत कीजिए बुनियादी दर के आधार पर है, ये कोई आज खरीदो कल बेचो वाली बात नहीं है, लंबी अवधि के लिए है। 3,400 के लक्ष्यांक, नतीजों पर निर्भर होगा क्या परिवर्तन है। तो ये है पहला, डाइवर्सिफाइड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दूसरी है कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन और डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी लार्सन एंड टोब्रो एलएनटी लिमिटेड। अगर मेरा अनुमान सही है तो दोस्तों ये कंपनी भारत में करीबन 7 या 8 दशक से स्थापित है, और निरंतर लंबी अवधि के लिए जिन्होंने भी निवेश किया है उनके निवेश में बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऊपर की तरफ के लाभ खड़े करके ये दोनों ही कंपनियों ने दिए हैं, एलएनटी ने भी दिए और रिलायंस ने भी दिए। आप कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग ले लीजिए, हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, फिर किसी भी संकट का सामना भारतवर्ष को करने पड़ा है तो उसका निवारण एलएनटी जैसी कंपनियों ने अक्सर आकर के दिया है। और ये कंपनी ऐसी है दोस्तों जो हमें लग रहा है कि बहुत ही इन्वेस्टर फ्रेंडली है, हर साल डिविडेंड भी देने का प्रयास करती है, और हर 2, 3, 4 साल में ये बोनस भी देने का प्रयास करती है। डिविडेंड और बोनस के एडजस्टमेंट होने के बाद 2-3 साल में भाव फिर से कम बोनस वाला हो जाता है। तो आपका पैसा आप अनुमान लगा सकते हैं, गणित लगा सकते हैं कि किस प्रकार से वृद्धि। यहां पर भी वैसा ही कीजिए जैसा रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमने कहा, अगर जोखिम झेलने की क्षमता है तो उस हिसाब से काम कीजिए, अगर जोखिम मिलने की क्षमता कम है तो थोड़ा बहुत हिस्सा लगाइए और फिर जोड़ते जाए गिरावट पे। और तीसरा जो कि सबसे अनिवार्य, एसआईपी कर लीजिए। हर महीने जो भी निवेश लायक पूंजी है थोड़ा थोड़ा दोनों हिस्सों में बराबर बांट करके दोनों में यहां पर उस संख्या में शेयर खरीदते जाए। दोहराता हूं फिर से, जो कि अनिवार्य है, ये लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि के लिए फंडामेंटल यानी कि बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश की राय है। ये कोई आज खरीदो कल बेचो या फिर एक हफ्ते या महीने बाद बेचो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए इस चीज का ध्यान रखिए दोस्तों। और एक बात कहना चाहूंगा आपसे विदा लेने के पहले और मेरी वाणी को विराम देने के पहले, कि इस प्रकार के मुसीबत वाले जो समय आते हैं उसमें जो सक्षम और मजबूत व्यक्ति होता है उसके धैर्य का इम्तिहान हो लेते हैं बाजार। और जब चारों तरफ मायूसी का माहौल हो, ये एक बहुत बड़े गुरु ने बताया, मैं नहीं कह रहा, बहुत बड़े गुरु हैं, उन्होंने बताया था कि जब चारों तरफ मायूसी और निराशा का माहौल हो तब आपका साहस बहुत ही ऊपर तरफ जाना चाहिए, और जब चारों तरफ लालच हो तो आपको थोड़ा बहुत साहस कम करना चाहिए, थोड़ा बहुत घबराना चाहिए। अंग्रेजी में इसका परिवर्तन कर देता हूं, when there is fear you need to be greedy, and when there is greed around in the market you need to be fearful। इसको आप समझिए, थोड़ा बहुत आत्मचिंतन कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव रहा है शेयर मार्केट से जुड़ा, और मैं मेरा निजी अनुभव को आप भी बता रहा हूं कि जब कभी भी इस प्रकार से बाजार गिरा है तो मैंने ज्यादा से ज्यादा साहस किया है कि मेरी बचत जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के, सीधे सीधे नहीं शेयर मार्केट में, लेकिन एसआईपी, म्यूचुअल फंड या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट द्वारा मैं एक हिस्सा बनने का और ज्यादा प्रयास करता हूं, क्योंकि यही समय है दोस्तों कि आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो में वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मूल्यांकन आकर्षित है। इसी के साथ अब मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी या नहीं होगी उसका थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन उसके पश्चात बिल्कुल आपसे फिर से जुड़ूंगा और बाजार के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।